आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के न्यू रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग की सॉल्यूशंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्या है कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर फॉर्म्ड एंड राइट ब्रीफली अबाउट ईच ऑफ देम। कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, कितने तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, और संक्षेप में शॉर्ट में आप बताओ हर एक टाइप के बारे में। तो पहले सॉल्यूशन क्या है, लेट गेट दैट क्लियर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more components अब आप बोलोगे कि होमोजेनियस सॉल्यूशन का मायने क्या है, तो वी कैन इजली से दैट होमोजेनियस का मायने सिंपल है कि प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन इस सॉल्यूशन में हर एक जगह सेम टू सेम होगा। होमोजेनियस मीन्स properties and composition of particles are uniform throughout the solution। कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन एक ऐसी होमोजीनियस मिक्सचर है दो और ज्यादा कंपोनेंट की, दो और ज्यादा चीजों की। होमोजीनियस का माने क्या है कि सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टीज होंगी दोनों दो या दो ज्यादा कंपोनेंट की पार्टिकल्स की, वो और कितने पार्टिकल मौजूद होंगे इक्वल इंटरवल पर, उनकी संख्याएं यूनिफॉर्म होंगी, एक जैसी होंगी। किसमें, पूरे सॉल्यूशन में। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन की अपने लोग डेफिनेशन। अब अगला पॉइंट छोटा सा आएगा, क्या कि the component in largest amount in a solution is called क्या, solvent, while others are called solute। अपने दिमाग में इतना तक सुनते ही सबसे पहली बात आती है कि भैया ये सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, सॉल्वेंट का नाम सुनते ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने पास सॉल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। इसलिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल। कैसे, तो मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ छोटा सा, सॉल्यूट लिखता हूँ, सॉल्वेंट लिखता हूं, ठीक है। सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड और सॉलिड। आप बोलोगे सॉलिड क्यों, सॉल्वेंट हो सकती है लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों तरह के। सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड, ऐसी सॉल्यूशन के ढेर सारे एग्जांपल हमारे रियल लाइफ में है। इधर सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल देता हूं, जरा गौर से देखना। ज्यादा अमाउंट में लिक्विड में मैं सॉलिड को मिलाऊं तो क्या बनेगा, शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन, कॉमा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन एटसेट्रा। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, जिसमें ज्यादा अमाउंट में क्या है हमारा लिक्विड है, कम अमाउंट में सॉलिड है, हमने मिलाया। दूसरा सॉलिड सॉलिड, इसका भी बड़ा मस्त एग्जांपल है, एलॉयज, मेटल की मिक्सचर। सॉलिड में सॉलिड अगर मिलाओ तो एलॉय बनता है, जैसे कि 22 कैरेट गोल्ड। क्यों, इसमें 22 पार्ट क्या होता है, गोल्ड होता है, और 2 पार्ट क्या होता है, कॉपर होता है। मोस्टली कॉपर होता है, कलर पे डिफरेंस ना है इसलिए। अब गैस में सॉलिड की मिक्सचर, अगर मैं बात करूं कि गैस में सॉलिड की मिक्सचर या सॉलिड में गैस की मिक्सचर, इसके ढेर सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं। तो
सॉलिड का गैस में अगर एग्जांपल अपने लोग देखें तो सिंपल सी एग्जांपल है कि कपूर आपने देखा होगा, वो सॉलिड है, वो गैस में मिल जाता है। तो कैम्फर इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस ही है जो कपूर को एयर में इजीली डिसॉल्व करवा सकता है। तो आप यहां तक नोट डाउन करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक का एग्जांपल है कि अगर सॉल्यूट सॉलिड हुआ तो सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और इन सब को अपने लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट जिस तरह की होती है उस तरह की सॉल्यूशन होती है। मैं इसको बोलूंगा लिक्विड सॉल्यूशन, आप बोलोगे ओके। इसको सॉलिड सॉल्यूशन, इसको गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर है? इसकी एग्जांपल है। अब दूसरी एग्जांपल में हम लोग आएंगे जहां पर सॉल्यूट लिक्विड होगा। यहां तक आप नोट डाउन करो। अगले टाइप में क्या होगी कि सॉल्यूट को हमने लिक्विड माना और अपनी सॉल्वेंट को क्या माना हमने, दैट कैन बी सॉलिड नो मैटर व्हाट, दैट कैन बी ऑल्सो लिक्विड एंड दैट कैन बी ऑल्सो गैस। अब आपको एग्जांपल थोड़ी सी दिखाते हैं अपने लोग। तो अगर हम लोग बात करें कि सॉलिड में लिक्विड की मिक्सचर, इसका तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। तो सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसी होगी, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होगी, सॉलिड सॉल्यूशन। और अगर बात करें तो इसका एग्जांपल बहुत प्यारा सा है, क्या, मर्क्यूरी के साथ जो एलॉय बनते हैं उसको एमेलगम बोलते हैं अपने लोग। और एमेलगम की खासियत क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम इन मर्क्यूरी, ये एमेलगम का टाइप। दूसरा लिक्विड में लिक्विड, भैया इसके तो ढेर सारे एग्जांपल होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हैंड सैनिटाइजर, वाटर और अल्कोहल की मिक्सचर। तो हैंड सैनिटाइजर, वाटर प्लस अल्कोहल और गैस में लिक्विड। अब आप बोलोगे सर ये तो कभी मैंने देखा नहीं है कि गैस में लिक्विड हम डिसॉल्व कर सकें। करते हैं ना, गैस में लिक्विड कभी सोचा है? गैस में अगर लिक्विड की बात करें तो क्या बोलेंगे, सोचो सोचो सोचो। गैस में अगर लिक्विड मिलाएं तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर के वक्त हम लोग एक क्लोरोफॉर्म देते हैं और क्लोरोफॉर्म एडमिनिस्टर करने का तरीका है नाइट्रोजन गैस में हम लोग मिलाते हैं, क्या, क्लोरोफॉर्म। तो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। ये हुई पूरी 3 तरह की सॉल्यूशन जहां सॉल्यूट लिक्विड है लेकिन सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। इन तीनों पर कोई रोकट नहीं है कि भैया सॉल्यूशन अगर हमको है तो सिर्फ और सिर्फ अपने को कैसी सॉल्यूशन दिखेगी, हाँ लिक्विड फॉर्म में दिखेगी। नहीं, ये कैसी सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। यहां सॉल्वेंट कैसी है, लिक्विड, तो ये क्या दिखेगी, लिक्विड सॉल्यूशन। और ये क्या दिखेगी, गैसियस सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल हो गई। और लास्ट एग्जांपल, गैस, गैस और गैस। और भैया इसके साथ क्या लिखेंगे हम लोग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जरा गौर से देखना इसमें समझने के लिए, समझने की बात इसलिए है कि यहां पर आपने ढेर सारी चीज पढ़ी होंगी पर आपके दिमाग में नहीं होंगी। अब सॉलिड में मैं गैस को कैसे डिसॉल्व कर सकता हूं, दिमाग में आपके आती होगी। नोटिस करो, अल्केन की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस डाला था, वहां एब्जॉर्प्शन होती है। तो H2 गैस ऑन पैलेडियम इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड, लिक्विड में गैस की मिक्सचर।
अरे भैया, रिवर की वाटर, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तभी तो एक्वेटिक लाइफ जिंदा रह पाती है। बट छोड़ो, एक नॉर्मल चीज बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, दैट इज फिजी ड्रिंक्स, उसमें क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डिसॉल्व किए हुए रहते हैं अपने लिक्विड बेवरेजेस में। और तीसरा गैस, और गैस एयर, रे बाबा, एयर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस एंड गैस, जिसमें सॉल्वेंट क्या है भैया, नाइट्रोजन, और बाकी सब क्या है, सॉल्यूट है। तो ये हुई हमारी पूरी की पूरी इस सवाल की आंसर कि कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और भैया किस तरह से अपने लोग देख सकते हैं। एक बात क्लियर रखना, लिखने वक्त कभी मत भूलना, सॉल्यूशन सुनते ही हमारे दिमाग में लिक्विड प्लस लिक्विड या लिक्विड प्लस सॉलिड आता है, नहीं। सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉल्वेंट अगर सॉलिड हो तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस सॉलिड, एंड सॉलिड प्लस गैस। वहीं लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड, और गैसीय सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस। सो देयर इज नो फिक्स स्टेट फॉर सॉल्यूशन। कहने का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। प्लीज टेक इट डाउन। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर पहले नंबर आंसर में ही है भैया। कैसे? तो ये बोल रहे कि मेरे को ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ, सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड में गैस डिसॉल्व हो रहा हो। भैया बताया तो, H2 गैस dissolved in palladium, H2 gas dissolved in palladium is the best example of a solid solution in which the solute is gas, क्योंकि हाइड्रोजन की solubility बहुत कम होती है, फिर भी यह पैलेडियम की सरफेस पर डिसॉल्व होता है। अब आते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। What does the question number 3 says? Define the following terms. Define the following terms. क्या लिख रहा है कि आप इन सब टर्म्स को क्या करो, डिफाइन करो। कौन सी टर्म्स है भाई? तो कंसेंट्रेशंस रिप्रेजेंटेशन है, मोल फ्रैक्शन। दूसरी डेफिनेशन इन्होंने लिखी है मोलालिटी, तीसरी लिखी है मोलारिटी, और चौथी लिखी है इन्होंने व्हाट टू डू, दैट इज मास परसेंटेज। देख के डरना मत, बहुत ही सिंपल है इसकी सबकी डेफिनेशंस। चलिए हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? मोल फ्रैक्शन। आंसर पहला नंबर, मोल फ्रैक्शन इज unitless representation of concentration of one component in a solution। मानो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है, A plus B gives what? Solution. Then we can say that number of particles of A plus number of particles of B equal to number of particles of total, that means number of particles in solution। तो मैथमेटिकली मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन किया था? मैथमेटिकली मोल फ्रैक्शन इज of A is defined as, क्या बोलते हैं, एक सिंबल होती है chi of A equal to number of moles of A upon number of moles in total
what solution, that is T. Similarly, chi of B कैसे देखोगे, n of B by n of T. ठीक है, इसको जनरल वे में कैसे लिखते हैं? अगर मान लो 5 कंपोनेंट हो तो हाउ विल राइट इन जनरल? जरा ध्यान से देखना, chi ऑफ I 5 कंपोनेंट होगी तो आप कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, कंपोनेंट 5 करोगे। तो 5 कंपोनेंट में की निकालने के लिए उस कंपोनेंट का मोल ऊपर रखना होगा और नीचे एडिशन करनी पड़ेगी हर एक कंपोनेंट की। नोटिस करना, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट, दिस इज हाउ वी ऑपरेट। क्लियर है? अब एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है? हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट के सॉल्यूशन में देखते हैं, आगे पता चल जाएगा। नाउ chi ऑफ A प्लस chi ऑफ B अगर करूं तो क्या आएगा? Na अपॉन एन टी प्लस Na अपॉन एन बी अपॉन एन टी इक्वल टू Na प्लस एन बी अपॉन एन टी। एंड यू नो Na प्लस एन बी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1। यानी सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को मैं ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1। So in a general we can also write what we can write, and addition of all mole fraction equals to 1 in a component। अगर एक सॉल्यूशन में सारे के सारे मोल फ्रैक्शंस को मैं ऐड करके रखता हूं तो 1 आएगा। कहने का मतलब है क्या? तो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल इज द मोल। अब परसेंटेज को जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम 100 मल्टीप्लाई नहीं करते, वही किया गया है। अगर कोई पूछे टोटल पार्टिकल्स में से एक ही पार्टिकल कितनी परसेंटेज होगी, तो मैं बोलूंगा पार्टिकल नंबर ऑफ ए अपॉन टोटल पार्टिकल। अगर परसेंटेज पूछता तो इंटू 100 करता मैं। ये फ्रैक्शन पूछा है, नॉट द परसेंटेज। परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लीकेशन, वी हैव नॉट मल्टीप्लाइड। तो मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो अगर मैं जोड़ता जाऊं तो 100% से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। अगर एक सॉल्यूशन की बात करूं, उसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो। और अगर 100% को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें तो व्हाट विल हैपन? 1 मतलब कंप्लीट। क्लियर है? तो ये रहा हमारा मोल फ्रैक्शन। टेक इट डाउन। मोलैरिटी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, क्या कैसे डिफाइन किया जाता है? तो सिंपल बात की जाती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जरा गौर से समझना इसका मतलब क्या है। 1 केजी सॉल्वेंट में मैंने कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हैं, ये कंसंट्रेशन बताने के तरीके। अगर इस तरह से हम कंसंट्रेशन को लिखते हैं तो उसको मोलैलिटी बोलते हैं, और अपने लोग उसको मोल कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूमरेटर में? क्या भाई? मोल पर केजी। तो मोल पर केजी, और 1 मोल पर केजी को हम लोग 1 मोल पर केजी को हम लोग 1 कैपिटल M भी दिखाते हैं। कैपिटल M नहीं, छोटी m, मोलैलिटी। जरा गौर से नोटिस करना आप कि अगर मैं टेम्परेचर कितना भी बढ़ाऊं, मास कभी भी वैरी नहीं करती। तो ये जो मोलैलिटी की यूनिट है, दिस यूनिट इज यूज्ड इन अ केस वेयर टेम्परेचर वैरीज। अगर ये वैरी टेम्परेचर करेगा तो इसका यूज करना ज्यादा जरूरी है। इट वॉज अ टिडबिट, कई बार सवाल में पूछते हैं कि वाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन्ड यूजिंग मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। वो टेम्परेचर बढ़ने से नहीं घटता और बढ़ता है। वहीं पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो चीजें एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो वॉल्यूम घटती बढ़ती है, तो मोलैरिटी काफी चेंज हो जाती है। सो दिस रिमेन्स कांस्टेंट, सो कंसंट्रेशन डजंट गेट चेंज्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो कहने का मतलब पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में जितनी मोल मैंने सॉल्यूट मिलाई उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मोलैलिटी। इज दैट क्लियर? अब अपने लोग तीसरे में आएंगे, एंड द थर्ड वन इज मोलैरिटी।
मोलैरिटी क्या बोलता है, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी कहता है कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज moles of solute upon volume of solution in लीटर। कहने का मतलब अगर 5 लीटर में 2 मोल है तो 1 लीटर में कितना मोल होगा सॉल्यूशन का, तो इसी में निकालते हैं अपने लोग। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी जरा देखना, इसकी ऐसा यूनिट होगी मोल पर लीटर, और 1 मोल पर लीटर को ही 1 मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। मोलर, ये मोलल है, ये मोलर है। अब नोटिस करो भैया, सॉल्वेंट डाला है हमने, जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन घटी हुई दिखेगी। क्या पार्टिकल घटा है सॉल्यूशन में? ना, फिर भी कंसंट्रेशन घटी दिखी है, यस। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां पर भी टेम्परेचर चेंजेस आती है वहां पर हम इसका कतई यूज नहीं करते हैं, और जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं वहां इसका यूज कर सकते हैं। यानी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है डिवाइडेड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी पर यूनिट सॉल्यूशन, और उस यूनिट को यहां क्या लिया गया है, लीटर। यानी 1 लीटर में जितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसको रिप्रेजेंट अगर करूं तो मोलारिटी में करता हूं, और 1 kg सॉल्वेंट में जितना मैंने डिसॉल्व किया है मोल ऑफ सॉल्यूट उसको रिप्रेजेंट करता हूं मोलालिटी। जरा नोटिस करना, नीचे में क्या है, सॉल्वेंट का मास, और यहां वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिया, कहने का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को लिया, यहां मास सिर्फ सॉल्वेंट का लिया। नोटिस कीजिएगा और इसको नोट डाउन करो। दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या आगे कुछ और भी था? यस, नेक्स्ट वाज द मास परसेंट। तो फोर्थ वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कंपोजिशन बताने का तरीका क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज? तो इट इज डिफाइंड एज percentage of component equal to mass of component in solution, mass of component in solution upon mass of solution into 100%। नोटिस करो, कहने का मतलब क्या है, 2 या 3 चीजें आपकी मिलाई गई हैं। मानो कि मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया, 70 ग्राम पानी रखा, 20 ग्राम सॉल्ट रखा और 10 ग्राम शुगर रखा, मिला दिया। बोला भैया बताओ कितना परसेंट बाई मास क्या मिक्स किया हमने, शुगर। आप बोलोगे ऑब्वियसली 20, सॉल्ट 10, 12 मिला के 30, 70 कौन बचा, पानी। 100 ml लेने का रीजन यही था, परसेंटेज में इजीली बता सकते हैं। तो यही है हमारा सिंपल सी परसेंटेज कंसंट्रेशन फॉर्मूला। आप इसको बस नोट डाउन कर लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो क्या है कि वो बड़े अच्छे से बोलता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया गया है लेबोरेटरी वर्क में, और वो 68% है बाई मास ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट विल बी मोलैरिटी, अगर इसका डेंसिटी दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो मोलर मास निकालना चाहिए। क्यों? मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, उसके लिए मोलर मास कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए। तो मोलर मास आपको निकालनी होगी किसकी, HNO3 की। एंड फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का पता है, तो हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल, इसलिए 1 × 1 प्लस नाइट्रोजन 1 1 × 14 प्लस ऑक्सीजन 3 × 16 ग्राम पर मोल। नाउ 1 + 14 + 48 ग्राम पर मोल इक्वल टू 8 4 12 13 3 4 + 1 5 6 63 ग्राम पर मोल। अब सवाल पे आते हैं, हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट कितने पे करते हैं, 1 लीटर पर। तो फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का वजन पता कर लेते हैं। वजन पता करने के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम पता है, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। लेट्स डू इट। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जरा सा करते हैं, डेंसिटी कितनी है,
1.504 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीलीटर पर मिलीलीटर, मिलीलीटर कैंसिल आउट, 3 0 गया, 1504 ग्राम। अब आपने इसको देखा, इसका सिर्फ 68% ही क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो मास ऑफ HNO3 in 1 liter solution will be given by 68 by 100 into 1504 ग्राम। 68 into 1504 आता है 102272 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा 2 प्लेस, यानी 1022.72 ग्राम। दिस विल बी द आंसर। क्या यहीं पर एंड हो जाएगा? नहीं भैया, यहां बिल्कुल एंड नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं नहीं एंड होगा? क्योंकि हमने सिर्फ हमने सिर्फ मास ऑफ निकाला 1 लीटर में। हमको 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे वो निकालने, तब तो मोलैरिटी निकलेगी। सो number of moles of HNO3 in 1 liter is known as molarity, and that will be given by weight upon molar mass that we have already find. Weight क्या आया 1022.72 divided by molar mass कितना आया, that is 63। 1022 divided by 63। जरा 1 मिनट का टाइम है, मैं बोल रहा हूं, आप करो और बताओ मेरे को। अगर इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 16.23। जरा एक्यूरेटली करो, 16.23 आएगा, उसके आगे 3 3 7 6 5 बढ़ता जाएगा। सो नो नीड टू डू इट। अब मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर में ही मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 116.23 डिवाइडेड बाय 1 लीटर मोल पर लीटर। सो मोलारिटी विल बी how much? 16.23 मोलर सॉल्यूशन। जरा ध्यान से इसको देखिए, ये काफी आसान न्यूमेरिकल था। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम थोड़ी देर में मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो अगला सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे? तो उन्होंने बोला वेट बाय वेट मतलब मास बाय मास परसेंटेज। 10% मास बाय मास सॉल्यूशन मैंने लिया है, किसका? ग्लूकोज का। किसके साथ? वाटर के साथ। और अपने को मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है ईच कंपोनेंट की। देखो यार, 2 ही कंपोनेंट है, वाटर एंड ग्लूकोज। एक की मोल फ्रैक्शन आगे, दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं है, 1 से घटा देना। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने की जरूरत है। मोलैलिटी के फॉर्मूला में क्या आता है? सबसे पहले ध्यान रखना, उसमें से सॉल्वेंट की आती है मास नीचे। तो सॉल्वेंट वाटर, यानी 1 kg वाटर में कितना डिजोल्व हुआ यह पता करना होगा। यस, तो दैट इज द टास्क। तो अपने लोग को 10% वेट बाय वेट मिला है। अपने को क्या मिला है? 10% वेट बाय वेट। कहने का मतलब जो भी है कि कोई भी सॉल्यूशन हम लोग लेंगे उसका 10% वजन से बाय वेट विल बी द ग्लूकोज। इज दैट क्लियर? तो अब अपने लोग बात करते हैं 1 kg सॉल्वेंट में कितना ग्लूकोज होगा। तो सॉल्यूशन डायरेक्टली खत्म होगा। फॉर 1 kg वाटर, 1 kg वाटर इक्वल्स टू 1000 ग्राम वाटर। 1 kg 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम का 10% क्या होगा रे भैया? 1000 ग्राम वाटर में कितना परसेंट होगा अपना ग्लूकोज? दैट इज 10%। तो 1000 का 10%, तो 10 बाई 100 ऑफ 1000, 10 बाई 100, द 10% ऑफ 1000 इज ग्राम होगा क्या? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन व्हाट? 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट। आप बोलोगे क्यों ऐसा निकाला? अरे भाई मोलालिटी, 1 kg सॉल्वेंट में कितना हमने मिलाया, काम खत्म। मैंने 1 kg सॉल्वेंट ले लिया और उसका 10% क्या है भैया? वेट बाय वेट है। अब बोलोगे कि सर ये तो गलत है। मैं बोलूँगा कैसे गलत है? तो आपका कहना होगा सर पूरी सॉल्यूशन लेनी होती है, ये गलत है। हाँ भाई ये गलत है। नेवर ट्राई टू डू लाइक दैट। क्यों मैं बोलना चाहता हूँ कि 10% ऑफ टोटल सॉल्यूशन है। क्या ये सॉल्यूशन मैंने लिया? नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट लिया है। दैट इज अ परफेक्टली रॉन्ग वे टू डू इट। समझ में आ रहा है?
दैट इज अ परफेक्टली रॉन्ग वे टू डू दैट। तो कैसे करेंगे? तो पहले इसको क्लीन करते हैं, फिर बताता हूं मैं। मोलैरिटी में जंप करने से पहले सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी इजीली निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज पहले निकालो, C6H12O6, शायद यही होती है ग्लूकोज की फॉर्मूले। एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड इट 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 क्यों? हाइड्रोजन के कारण। 6 इंटू 12 क्यों? एक कार्बन की 12 होती है, प्लस O6 यानी 6 टाइम 8 टू जा 16 ग्राम पर मोल। तो क्या आएगा? 72 प्लस 12 प्लस 96 ग्राम पर मोल। एंड दिस इज 6 प्लस 4 10, 1 in hand, 9 7 16 प्लस 1 17 180 ग्राम पर मोल। ज़रा चेक करके बताइए आप, क्या कैलकुलेशन मेरी सही है कि मैंने कुछ कांड किया है? आप इसको देख के बोलोगे कि नहीं सर आपने कोई कांड नहीं किया, 180 आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मेरे को पता है। अब अपने को पता है डेंसिटी, तो फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मास क्या होगा? मास इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम। पिछले सवाल ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ भाई वही सवाल है। तो व्हाट इज 1.2 इंटू 1000 ग्राम। तो डेसिमल जंप किया तो 3 जगह, तो एक जगह जंप किया 2 जगह, 1200 ग्राम। और इसका 10% क्या है भैया? 10% क्या है? 10% क्या है? ज़्यादा गौर से बताना। 10%, व्हाट इज 10%? हाँ 10% ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इन 1 liter solution, what will be? 10 by 100 multiplied by 1200 gram, that is 120 ग्राम। आप बोलोगे ओके 120 ग्राम हो गया, तो अब क्या करोगे? कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 liter will be weight, that is 120 ग्राम divided by molar weight 180 ग्राम पर मोल। दैट विल गिव, ग्राम ग्राम कट गया, मोल ऊपर जंप किया, 0 0, 2 6 12, 2 9 80, 3 2 6, 3 3 9, दैट इज 2/3 मोल। एंड 2/3 मोल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0.667 मोल। अब मोलैरिटी कोई पूछे तो मैं क्या करूंगा कि भैया मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मोल है? 0.67, 0.667 डिवाइडेड अपॉन 1 मोल पर लीटर, दैट इज 0.667 मोलर। अब क्लैरिटी आ गई कि मोलैरिटी तो इसी मेथड से निकलेगी। अब इसमें से जो कैलकुलेटेड डेटाज है ना, उनको थोड़ा बाहर रख लो। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ बाहर रखने को? ज़रा दिमाग लगाना, क्योंकि मैं इसमें से कुछ यूज़ करूँगा। वाई? टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन। आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन में क्या इसका यूज़ होगा? तो ज़रा नोटिस करना, मैं इसके डेटाज को एक्सट्रैक्ट करके साइड में रखूँगा, आपको खुद पता चलेगा कि वाई एम आई डूइंग इट। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है भैया? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1200 ग्राम। इसमें सॉल्यूट कितना है? 120 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 1200 माइनस 120 ग्राम। सोचना ज़रा, 12 माइनस 120 ग्राम, तो मैं अगर हटाऊं तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, और नहीं 0 में से 0 गया, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1080 ग्राम आएगा। 1080 ग्राम, यस ऑब्वियसली 1080 ग्राम। 1080 ग्राम क्या आएगी? सॉलिड सॉल्वेंट। अब इसको बाहर करने से फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए इसमें ग्लूकोज के? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना भी फ़ायदेमंद है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना भी यहाँ फ़ायदेमंद है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू
0.677, 0.667। ज़रा देखना कैसे यूज़ होगा ये। सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन इसी से कैलकुलेट कर लूँगा। आप बोलोगे कैसे? तो भैया सॉल्यूशन की पूरी कन्फिग्रेशन पता है मेरे को। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। आप लोगों को नंबर ऑफ ग्लूकोज पता है 0.667, नंबर ऑफ ग्लूकोज नीचे ही पता है 0.667 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं पता मेरे को। व्हाट शुड आई डू? मैं बोलूँगा छोटी सी ट्रिक लगाओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इक्वल टू वेट 1080 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18। करो, हाफ सेकेंड का टाइम है आपके पास करने को। जरा सा करके बताओ जल्दी से जल्दी। 3, 2, 1, 60। That will be 60. And if you write it down, what will it be? 0.667 upon 60.667, 0.011। जरा करके देखना 0.011। तो मैं यहां क्या लगाऊंगा? एन ऑफ वाटर नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या लिखूंगा? 1 माइनस 0.011 एंड दैट विल बी 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 आया 0.989। दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। अभी भी दुख खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त। कैसे? अभी भी अपने को नहीं पता है भाई, नहीं पता है। तो उधर आते हैं अपने लोग। तो 1080 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है भैया? 120 ग्राम। गौर से देखना, रेशियो मेंटेन रहेगा। तो 1 ग्राम में क्या सॉल्वेंट में क्या मिलेगा मेरे को? 120 अपॉन 1080 ग्राम रेशियो। तो 1000 ग्राम में क्या मिलेगा मेरे को? जरा नोटिस करो, हम पहुंच गए मोलालिटी तक। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल, वेट पता चल गया तो आपको मोल्स भी पता चल जाएगा। तो 120 अपॉन 1080 इंटू 1000 ग्राम, ये कैंसिल, ये कैंसिल। जरा इसकी फुल वैल्यू निकाल के आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। यूनिटरी मेथड है भैया। 111.11 ग्राम, और बस यहीं पर काम बन गया। आप बोलोगे क्या काम बना? तो मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg हो गया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। नंबर ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका मैं इधर साइड में निकालूंगा, एक छोटी सी कैलकुलेशन, एंड दैट विल बी व्हाट? तो दैट विल बी 111.11 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज की कितनी मास थी? कोई बता सकता है क्या? 180 थी, 180। तो ये होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg। अब और वो आंसर था 0.617। 0.617। ऊपर क्या आया? मोल। नीचे क्या आया? पर केजी। यानी मोलालिटी क्या आएगी? 0.617 मोलर। नोटिस करोगे सॉल्यूशन बहुत इजी थी, बस आपको विजुअलाइज करना था कि डेटा क्या दिया हुआ है, कैसे अपने को उपयोग करना है, हाउ टू गेट द आंसर्स। अगर नोटिस किया होगा, समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का। अगर नहीं समझ में आया फिर भी बहुत अच्छी बात है, इट्स ऑल राइट। बट अगर आप नोटिस करोगे ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। मोलारिटी भी निकालना, मोलारिटी पे मैं रिवर्स क्यों गया? मोलारिटी निकालने के टर्म में मेरे को सॉल्यूशन की कन्फिग्रेशन मिल जाएगी, और उस कन्फिग्रेशन में मैं यूनिटरी मेथड लगा के मोलारिटी पहुंचूंगा। ये यूनिटरी मेथड है। अगर 1080 ग्राम सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट चाहिए, इतना सॉल्यूट चाहिए, तो इतना सॉल्यूट चाहिए कितने में? 1000 ग्राम में। क्यों ऐसा कहा? सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही थी व्हाट? जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो अगर 1000 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में डिवाइड बाय 1080, 1000 ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 1000, वॉट एवर यू आंसर गेट, यू गेट द क्लियर कट आंसर। तो यहीं से मैंने मोलालिटी निकाल ली। तो जब भी मोलालिटी आपको निकालने की जरूरत पड़े, अगर वॉल्यूम या फिर मास क्लियरली ना दिया हो, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा 1 kg के लिए मास। और
रैंडम मास के लिए फाइंड कर लो, डिवाइड कर दो, 1 kg के लिए आ जाएगा पर यूनिट मास। पर फाइंड करो, मेरे को ऑलरेडी मोलरिटी निकालने से ही सब कुछ क्लैरिटी आ गई। डेंसिटी यूज करके मास निकाला मैंने, पता चला इतना सॉल्यूट इतनी सॉल्वेंट। यहां से मैंने सबकी मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का निकाला, 1 से घटाया, दूसरे कंपोनेंट का आया। अब मेरे को दिखा कि 1080 सॉल्वेंट में 120 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम के लिए मैंने निकाल लिया, 1000 ग्राम के लिए निकाल लिया, और 1000 ग्राम में जो मास ऑफ सॉल्यूट आया उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया 1000 ग्राम के लिए। 1000 ग्राम होता है 1 kg, एंड दैट गिव्स मी माई मोलैलिटी। तो पहले मोलैरिटी, फिर मोल फ्रैक्शन और फिर लास्ट में मोलैलिटी। सो ये था इस सवाल का सॉल्यूशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू।